अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फैज़ान तारिक। वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने जो है वो अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया होगा। ओके, तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 एंड करने वाले हैं फाइनली, राइट। तो हमारे पास हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था 1.6, जिसके अंदर हमने साइंटिफिक मेथड को देखा था। ठीक है, कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद हमने उसको 2-3 दिन से उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। हमने एक एक स्टेप के ऊपर डिटेल से बात की। ठीक है, बाद में हमने देखा कि थ्योरी और लॉ के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है, थ्योरीज की एग्जांपल क्या हैं, लॉ की एग्जांपल्स क्या हैं, रिमेंबर। और फिर हमने उसके बाद से बुक के अंदर हमारे पास दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स थे, रियल प्रॉब्लम्स। हमने देखा था कि साइंसदानों ने किस तरह से उन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए उस मसले को सॉल्व किया था। ठीक है, कल वाली हमारी एग्जाम्पल यही थी, रिमेंबर मलेरिया। ठीक है, तो आज हमारे पास एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमें उसको देखना है कि साइंटिस्ट ने उनको किस तरह से डील किया। ठीक है, किस स्टेप के अंदर क्या क्या काम किया गया, किस तरह से पूरे स्टेप को लेकर पूरे मेथड को लेकर जाया गया। ठीक है, देखते हैं। कल हमने ये देखा था कि मलेरिया बीमारी की वजह क्या थी। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर मौजूद था, उसका नाम था प्लाज्मोडियम। हमने ये कहा था कि भाई प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, और हमने उसके बाद एक अपने डिडक्शन दिया था कि अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की तो हर पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि देखेंगे क्या तमाम मरीजों के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं है। ठीक है, हमने ये क्लास अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर किया था। आज का जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी प्लाज्मोडियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉब्लम थी क्या। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। देखो, ये तो हमें पता चल चुका था कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। इंसान जो मरीज थे मलेरिया के, उनके सेल्स में प्लाज्मोडियम पाया गया था, लेकिन ये प्लाज्मोडियम उनके सेल्स के अंदर गया कैसे, अब ये जानना था। ये एक सवाल था जो साइंटिस्ट के दिमाग के अंदर उजागर हुआ, मतलब उन्होंने रिकग्नाइज की प्रॉब्लम। अब काम ये था दूसरे स्टेप पे जाने का, ऑब्जर्व करने का, हाइपोथेसिस क्रिएट करने का, डिडक्शन बनाने का, एंड देन एक्सपेरिमेंट्स करने का। अब जब प्रॉब्लम सारी के सारी रिकग्नाइज हो गई कि प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर जाता किस तरह से है, एंटर किस तरह से होता है, अब टाइम था ऑब्जर्व करने का। तो हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास पेज नंबर 19 के ऊपर है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये बात 19वीं सदी के अंदर ही पता चल चुकी थी कि मलेरिया का दलदली इलाकों के साथ कोई ताल्लुक है। मतलब ऐसी जगहें जिनके पास दलदली इलाके ज़्यादा हैं, या ऐसे ममालिक जिनके अंदर इस तरह के इलाके ज़्यादा हैं, वहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता। तो इस बात में तो कोई शक नहीं था कि मलेरिया का ताल्लुक दलदली इलाकों से है, ये बात कन्फर्म थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किया था कि क्या ये बीमारी पानी के अंदर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पानी पीने की वजह से ये बीमारी हो रही है। उसके बाद उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पानी को चेक किया कि क्या इसके अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, पानी के पीने से मलेरिया की बीमारी नहीं हो रही थी, पानी के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। अब मसला क्या था, अब उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जिन लोगों को मलेरिया हुआ है उनमें ऐसी कौन सी खसूसियात थी, या वो ऐसे कौन से काम करते थे जिससे उनको मलेरिया हुआ, और जो लोग हेल्दी हैं वो ऐसा क्या क्या रूटीन अपनाते हैं जिससे उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो AFA किंग एक ऐसा फिजिशियन था जिसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसने टोटल 20 ऑब्जर्वेशन की एक लिस्ट बनाई। ठीक है, और उन 20 में से हमारी बुक के अंदर 3 दी हुई हैं। तो इनको देखते हैं कि कौन सी हैं ये 3 ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन में उसने कहा कि जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं ना, अपने घर के अंदर, कमरों के अंदर, चार दीवारी के अंदर, उनको मलेरिया नहीं हो रहा था, लेकिन जो बाहर ओपन एयर के अंदर सोते थे ना, उनको ज़्यादातर मलेरिया हो रहा था। और दूसरे पॉइंट के अंदर उसने कहा कि वो लोग जो जैसे मच्छरदानी होती है, नेट जिसके अंदर हम इंसान सोते हैं, उसके अंदर जो लोग सोते थे ना, जो लोग मच्छरों से बचते थे, मच्छरों से और मक्खियों से, कीड़े मकोड़ों से जो लोग बच के सोते थे, उनको मलेरिया नहीं हो रहा था। लेकिन जो लोग ऐसे ही ओपन एयर के अंदर सो जाते थे उनको मलेरिया हो रहा था। और तीसरी और सबसे जो मेन ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि जो लोग जो है वो धुएं के पास सोते हैं, स्मोकी एरिया जहाँ पे धुआं उठ रहा होता है, जो लोग उसके करीब सोते हैं उन लोगों को भी मलेरिया नहीं हो रहा था। तो जब उसने इन चीज़ों को देखा ना, तो उसको पता चला अब लोग स्मोकी एरिया के पास क्यों सोते हैं, जो धुएं के पास लोग इसलिए सोते हैं ताकि उनके पास मच्छर ना आ सके। ठीक है, जो मच्छर है वो धुएं से दूर भागता है। तो साइंटिस्ट ने चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये सोचा कि हो सकता है कि ये जो बीमारी है ये मच्छरों से फैल रही है।
क्योंकि जो मच्छर की पैदाइश है, जो अफजाइश है, वो ऐसे इलाकों में होती है जो दलदली इलाके हो, जहाँ पे पानी हर तरफ फैला हुआ हो, ठीक है। उनकी अफजाइश पानी के अंदर ही होती है, मच्छरों की अफजाइश। और मच्छर ऐसी जगहों से दूर भागते हैं जहाँ पर धुआं हो, और ऐसे लोग जो कि नेट के अंदर सो रहे थे, मच्छरदानियों के अंदर सो रहे थे, उनको मलेरिया हो भी नहीं रहा था। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो बीमारी है ये मच्छरों से पैदा हो सकती है। अब उनके माइंड में ये बात आ गई। अब उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना था, तो उन्होंने हाइपोथेसिस क्या क्रिएट किया? मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने एक ना आर्जी सा आंसर तलाश किया कि प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर जाती किस तरह से है। ये हाइपोथेसिस था। अभी इसको अभी ये बात प्रूफ नहीं हुई थी, वेरीफाई नहीं हुई थी कि क्या मच्छर ही इस बीमारी के पीछे है या नहीं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, टेंटेटिव आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो जो फिजिशियन था उसने कहा कि ठीक है, हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं कि इंसानों के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर होने की वजह है मच्छर, मस्कीटोस। अब हाइपोथेसिस बन गया। अब इसको डिडक्शन करने की बारी थी, डिडक्शन में कन्वर्ट करने की बारी थी। तो डिडक्शन हमने की कि इफ मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर इन्वॉल्व है मलेरिया को फैलाने के अंदर, तो देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज। लॉजिकल सी बात है कि अगर मलेरिया की बीमारी मच्छरों की वजह से हो रही है और प्लाज्मोडियम की वजह से हो रही है, तो इसका यही मतलब है कि मच्छर प्लाज्मोडियम को इंसानों के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल। तो ये बात समझ आ गई कि ठीक है, अब हमारे पास डिडक्शन भी बन गई। अब हमने एक्सपेरिमेंट्स करने थे। अब हमने एक्सपेरिमेंट ये करना था कि देखते हैं कि क्या मच्छरों के अंदर प्लाज्मोडियम होता है या नहीं होता। अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसके अंदर देखा गया, मच्छरों के ऊपर स्टडी की गई कि इनके सेल्स के अंदर प्लाज्मोडियम होता है या नहीं होता। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उनके सेल्स के अंदर प्लाज्मोडियम मिले, ठीक है। अब ये बात भी साबित करनी थी कि अगर कोई हेल्दी बंदा है और एक ऐसा मच्छर जिसके सेल में प्लाज्मोडियम पाया गया है, तो देखा जाए कि अगर वो मच्छर उस इंसान को काटेगा तो क्या उसको मलेरिया होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी इतना रिस्की एक्सपेरिमेंट था कि हम इसको इंसानों के ऊपर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। तो साइंसदानों ने इस एक्सपेरिमेंट को चिड़िया के ऊपर किया, ठीक है। उस मच्छर को चिड़िया को काटने दिया और बाद में उस चिड़िया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो देखा गया कि उस चिड़िया को मलेरिया हो गया, उसके सेल्स के अंदर भी प्लाज्मोडियम चला गया। तो इससे ये बात टोटली कंफर्म हो गई कि भाई हाँ, यही रीज़न है जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम ही वो रीज़न है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। और प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी के अंदर एंटर किस तरह से हो रहा है? मच्छर की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो मैंने पूरा आपको नटशेल के अंदर बता दिया। इसके अंदर कुछ भी याद करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको अपनी वर्डिंग के अंदर इसको बता दिया, ओके। बाद में यही एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर भी किया गया, ठीक है। पहले तो उसके ऊपर किया गया था ना चिड़िया के ऊपर, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद सेम एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर भी किया गया। डन है। अब मैं बता देता हूँ इस पूरे टॉपिक के अंदर याद करने वाली क्या चीज़ है। जितना भी आज हमने पूरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी है ना, इसके अंदर से आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद करने हैं 3 पॉइंट्स। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये 3 पॉइंट्स बस। क्वेश्चन आएगा किस तरह से? क्वेश्चन आपको आ सकता है इस तरह से, AFA किंग जो फिजिशियन है इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखें, इसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। कौन कौन सी? जो इंसान रूम्स के अंदर सोते हैं, घरों के अंदर, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम थे। जो इंसान मच्छरदानी के अंदर सोते थे उनको मलेरिया नहीं हो रहा था। और जो इंसान धुएं वाली जगह पे, स्मोकी एरिया के ऊपर सोते थे, तो वहाँ पे भी उन इंसानों को भी मलेरिया नहीं हो रहा था। तीनों ऑब्जर्वेशंस आपने याद करनी है इस पूरे टॉपिक के अंदर, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि जो है वो आपको याद करना पड़े। ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है, आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, आई होप। विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इसके की पॉइंट्स पढ़ लेना, हर एक की पॉइंट जो है ना मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। की पॉइंट को सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेना ताकि आपको पता चल जाए पूरे चैप्टर के अंदर अहम अहम चीज़ें कौन सी थी। याद कुछ नहीं करना इसमें से, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर MCQs हैं, इनको करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सारे के सारे देख लिए हैं। आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट उसके आंसर पता चल रहे होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके आंसर जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन है शॉर्ट, आपने इनको सीरियसली लेना है। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर देखा जाए तो, ओके। फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिफाइन करना है। हमारे पास 5 बायोलॉजी की ब्रांचेस है उसने दी हुई,
डिफाइन करना है। पीछे आंसर्स गिवन है, हमने उनको स्टडी किया हुआ है, आप उसी की तरह उसको जाकर देख सकते हो। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने उस ब्रांच का नाम बताना है जिस ब्रांच के अंदर हम एग के फर्टिलाइज होने तक ऑर्गेनिज्म, एग के फर्टिलाइज होने से लेकर नए ऑर्गेनिज्म के बनने तक के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच है हमारे पास? एम्ब्रियोलॉजी। तो हम इसको सिर्फ क्या लिखेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। इधर से एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the development of organism from fertilization to birth or hatching। इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड का है विच इज एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन आपने जो है इसको कंप्लीट आंसर की फॉर्म के अंदर लिखना है। मैं आपको जो है वो एक क्विक सी नज़र दिखा भी देता हूँ। एम्ब्रियोलॉजी हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये रहा, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एक एग के फर्टिलाइज होने से नया जानदार बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है हम उसको एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वो भी इनफ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पता चल गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। तो आपने मेडिसिन एंड सर्जरी का बताना है, मतलब मेडिसिन के अंदर हम क्या करते हैं? डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। सर्जरी के अंदर हम डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं। मेडिसिन और सर्जरी का बताना है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री का, इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम जानवरों की ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब वो दोनों पॉइंट्स जो हमने याद किए हुए उनको लिखना है, दैट्स ऑल। उसके बाद मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस लिखना है, लाइन लगा के, एक तरफ मॉर्फोलॉजी एक तरफ फिजियोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने उसको कंप्लीट लिखना है कि उसको हम 5 सेंसस से कलेक्ट करते हैं, उसकी टाइप्स बतानी है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 2 टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और कौन सी बेटर है, दैट्स ऑल। एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हम बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली और याद भी कर ली। डन। 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इनक्विजिट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो अगर हम देखा जाए लास्ट ईयर के बायोलॉजी की स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आना। ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इसलिए हम फजूल के अंदर चीज़ों को याद करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डन है, एमसीक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। कीवर्ड है सेल्स। ठीक है, इसको नहीं भूलना, ये रहा हमारे पास सेल्स, सॉरी ये। एक दफ़ा ना एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले ना खुद से ब्रांचेस एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आपको जो है वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस ब्रांचेस के अंदर से ही हैं। डन है। तो अब हमने किस ब्रांच के अंदर सेल्स को स्टडी किया था? सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन। ठीक है, ज़रा सोचो, मैं बाद में इसका आंसर करूँगा। ठीक है, आपने ब्रांचेस याद की हुई हैं, लिख के देखी हुई हैं, आई होप। मुझे बताओ कि किस ब्रांच के अंदर हम सेल्स को स्टडी करते हैं? इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या साइटोलॉजी? अगर आपको कभी सही आंसर नहीं मिल रहा हो ना, तो पहले गलत आंसर तलाश करते हैं, हो सकता है आपके जहन में नहीं आ रहा हो। लेकिन इकोलॉजी के अंदर हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी साइटोलॉजी। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी कहते हैं विरासत। विरासत का पता है ना, वो चीज़ जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो सोचो कि किस ब्रांच के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन खसूसियात को स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी। जेनेटिक्स। द करेक्ट आंसर इज जेनेटिक्स। इधर जो है, सॉरी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
अच्छा, यहाँ पर जो हेरिडिटी है ना, इसका मीनिंग लिख लो, ठीक है, इसको अंडरलाइन करके ना इसके ऊपर मीनिंग लिख लो, विरासत। हेरिडिटी मतलब विरासत। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा एमसीक्यू, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ। याद है हमने पढ़ा था किसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था, मुझे एट द मोमेंट याद नहीं आ रहा। यस, ये रहा, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये टॉपिक 1.2 का हमारे पास पॉइंट नंबर 6 था, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमने एग्जांपल देखी थी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। तो बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना किस ब्रांच के अंदर हम देखते हैं, किस रिलेशन के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी, विच इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपने चैप्टर मेरे साथ साथ किया हुआ है ना कंप्लीटली, तो आपको जो है वो समझ आ रही होगी, आप रट्टा नहीं लगाओगे कि किस एमसीक्यू का आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट पंप्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट। देखो, इसके अंदर तीन बातें बता रहे हैं कि दिल जो है वो खून को पंप करता है, मैदा खुराक को हजम करता है, और किडनी हमारी बॉडी से फालतू मादे को निकालती है। तीन काम, दिल का काम बताया है, मैदे का काम और गुर्दों का काम, तीन चीजों का काम बताया है। तो वो ब्रांच याद करो जिसके अंदर हम ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन सी ब्रांच के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, मैंने बताया भी था, एफ से फंक्शन, एफ से फिजियोलॉजी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, फिजियोलॉजी। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किस ब्रांच के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रोहों में तकसीम करते हैं। याद है वो स्लाइड जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, ठीक है, कि जो दो पाँव पे चल सकते हैं, जो चार पाँव पे चल सकते हैं, कुछ होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, कुछ सिर्फ खुश्की पे रहते हैं, तो और कुछ अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कुछ अंडे देते हैं। तो इस तरह से हमने चीज़ों को जो है ना क्लासीफाई किया था, ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो ये काम हम किस ब्रांच के अंदर करते थे, थिंक अबाउट इट। ब्रांच के अंदर वापस जाना चाहो तो जाओ, लेकिन ये आंसर खुद से फाइंड आउट करो। इस तरह से आप जो है वो सीखते हो और आपको ये चीज़ें भूलती नहीं। ओके, चाहो तो वीडियो पॉज करके जो है ना इसका आंसर खुद से सोच सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है हमारे पास टेक्सोनॉमी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। हमने 6 स्टेप्स पढ़े थे, मैंने कहा था इनको तरतीब में याद रखना है। तो वो कह रहा है हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान में कौन सा स्टेप आता है, इट्स प्रीटी इजी राइट, डिडक्शंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर विच इज फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हुई हैं, तो इनमें से कौन से वाली सही है, कौन सी वाली गलत है, उसको हमने देखना है। इट रिलाइज ऑन एविडेंस, ये तो बिल्कुल सही है। उसने कहा है कौन सी सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, हम एविडेंस की बेस पर जो है ना वो सारे का सारा काम करते हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, बिल्कुल हम साइंटिफिक मेथड के अंदर हाइपोथेसिस भी क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, नहीं ये सही नहीं है। हमने देखा था हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के अंदर मे लिखा हुआ था, मे नॉट एंड मे बी, ठीक है, मे बी नॉट। तो हाइपोथेसिस जो है ना जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा 7 एमसीक्यू का, सी। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन, कौन सा सीक्वेंस, याद है सीक्वेंस, तरतीब, साइंटिफिक मेथड के जो हमने 6 स्टेप्स पढ़े हैं उनकी सही तरतीब कौन सी है। इसमें तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे से अब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इसको सोचो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन ए और बी में से ही होगा, क्योंकि शुरू ही ऑब्जर्वेशन से होता है, प्रॉब्लम तो इसमें से किसी ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इफ यू चोज ऑप्शन ए देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। सही आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया, वाई। एमसीक्यू ये है कि जो लोग धुएं के पास होते थे, आग के पास होते थे, उनको मलेरिया क्यों नहीं होता था, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम क्यों होते थे।
इसका आंसर हमने वैसे जब टॉपिक पढ़ रहे थे तभी हमने देख लिया था कि जो मच्छर हैं वो धुएं से, आग से दूर भागते हैं। तो जब ऐसी जगह जहाँ पे धुआं है, आग है, मच्छर आएगा ही नहीं, तो उस इंसान को मलेरिया भी नहीं होगा। रिमेंबर। तो इसका एमसीक्यू नंबर सी चेक करो। मस्कीटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। मस्कीटो जो हैं वो स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके उससे दूर भागते हैं। एमसीक्यू नंबर सी इज करेक्ट। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम नहीं। फायर इंक्रीज टेम्परेचर नो। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम नहीं। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर always get correct result, disprove many hypotheses and get some hypothesis proved, is sure that he will prove the hypothesis gets a chance. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। देखो, जब कोई रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करता है ना, किसी हाइपोथेसिस को देखता है, तो हमें पता है बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं, उनमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तो रिसर्चर्स जो है वो सबको प्रूव करता है कि ये गलत है, ये सही है। इसलिए वो बहुत सारे हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर देता है और बहुत सारों को प्रूव कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा हाइपोथेसिस सही था या गलत था। ठीक है, फाइनली हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपने इस पूरे चैप्टर को जो है ना साथ साथ तैयार करना है, एक दिन के अंदर नहीं करना। ठीक है, वरना ये आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रेशर बनेगा और आप इससे जो है ना जान छुड़ाने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आपने जो है इसको रूटीन वाइज 1 वीक या 2 वीक के बाद रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ ही दो डायरेक्ट नहीं। आपके पास जब भी वीकेंड आए, 2 छुट्टियां आए, तो आपने बायोलॉजी के ऊपर खास तवज्जो देनी है। ठीक है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बार बार आपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को जो है ना आपने देखना है, लेकर चलना है। होपफुली हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है, या तो हम इसके अंदर उस क्लास के अंदर स्टडी कर लेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्या सीन है इस चैप्टर में से, या फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है या लेट्स सी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। इन एमसीक्यूज को जो है अपनी रट्टा नहीं लगाना, हर एक एमसीक्यू को देखना है कि ये ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। डन है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।